हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल। चलिए, आप सभी लोगों का फिर से वेलकम है। एक बार सेशन में कनेक्ट हो जाइए। सभी लोग बताइए दैट माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके। चलिए, सभी लोग सेशन में कनेक्ट हो जाइए। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू यस्टरडे सेशन वाज कैंसल्ड, है ना। तो चलिए, उसकी क्लासेस जो है मोस्ट प्रॉब्ली कल मैं मॉर्निंग में जो भी होगा शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो कल हमारी क्लास कैंसिल हुई है उसकी क्लास में कल आपको संडे को मॉर्निंग में, है ना, संडे को मॉर्निंग में मैं आपकी क्लास वो लूँगा। ठीक है, जो भी टाइम होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसके बारे में। ठीक है, सुबह 10 या 11 बजे जो भी टाइमिंग होगा मैं आपको बता दूंगा शेड्यूल देखकर। ठीक है, चलिए तो सेशन में फटाफट कनेक्ट हो जाइए। अभी तक फिलहाल हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और जो है इलास्टिसिटी ऑफ जो है हमने सप्लाई के बारे में हम लोगों ने दो चीज़ें जो है डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम उसी के बारे में जो है बात करेंगे और उसमें कुछ और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने फिलहाल अभी तक दो चीज़ें जो है डिस्कस की थी, है ना। दो चीज़ें पढ़ी थी। एक कंपैरिजन चार्ट मैं बना रहा हूँ, इस चार्ट को याद रखिएगा, इस चार्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा और ये चार्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो हमने एक देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने देखा था क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा था डेल्टा डी, या फिर डिमांड या फिर क्वांटिटी अगर बात करें, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी, है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। इसको डेल्टा डी कहिए या डेल्टा क्यू कहिए, दोनों का मतलब सेम है। हमने बात की थी क्वांटिटी से, है ना। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारा ईडी से रिप्रेजेंट हमने किया था। ठीक है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था डी से। डी से रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ईएस। ईएस क्या था हमारे पास? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, है ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि ये आपको क्वांटिटी सप्लाई के बारे में बताता है। हालांकि क्वांटिटी सप्लाई भी डिमांड से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी उसको लिख देते हैं तो वो भी वहाँ पर आपको क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर क्लास किसी दिन ऑफ रहेगी सो विल अपडेट यू, है ना। मैं कोशिश करूँगा आपको नोटिफिकेशन जो है वो भेज दिया जाए। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था पहला यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने क्या पढ़ा था? यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ईडी बराबर जो है 1। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये था 1। ठीक है, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 थी तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की खासियत क्या थी? जो चेंज इन प्राइस है, जो चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्विवेलेंट टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। जितना प्राइस बढ़ेगी उतने ही डिमांड में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो प्राइस और डिमांड में बराबर चेंज आपको देखने को मिलेगी। ये था हमारा P, ये था हमारा P, ये था हमारी क्वांटिटी, ये थी हमारी डिमांड। ठीक है, और ये इन्वर्स रिलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक, दूसरा देखते हैं, है ना। ये तो आपका डिमांड की बात हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग देखें फर्स्ट वन, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर ES की 1 की मैं बात करूं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्लोप होगा वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से। और मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के केस में केवल जो ES इक्वल टू 1 है, जो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, उसमें ही हमें केस देखने को मिलेगा कि हम ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और इस केस में होगा क्या? चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी वो आपका बराबर होगा। मतलब जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी क्वांटिटी बढ़ेगी, जितना प्राइस घटेगा उतनी क्वांटिटी घटेगी। लॉ ऑफ सप्लाई आप सभी को याद होगा, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है और प्राइस गिरने पर सप्लाई क्या होती? गिरती है। दोनों में प्रोपोर्शनेट रिलेशन या एक दूसरे के समानुपाती या फिर प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। दूसरा केस हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इस केस में क्या था हमारे पास? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब लेस देन 1 था तो हमें इस तरीके से कुछ फ्लैटर कर्व देखने को मिल रहा था। ठीक है, जिसमें क्या था, अगर हम प्राइस को चेंज कर रहे थे तो वहाँ पर जो है, जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो उसमें जो डेल्टा P था वो क्या होता था? बड़ा होता था। किससे? डेल्टा D से।
तो प्राइस में हम ज़्यादा चेंज करेंगे लेकिन डिमांड में उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके का कर्व देखने को मिल रहा था, ठीक है। सो इस तरीके का कर्व हमें देखने को मिल रहा था जब यहाँ पर हम प्राइस चेंज करेंगे, है ना। व्हेन विल चेंज द प्राइस, देखिए यहाँ पर प्राइस हमारे पास P है ना। यहाँ पर अगर हम प्राइस में ज़्यादा चेंज करें, सॉरी यहाँ पर आपको इस तरह का नहीं, इसको थोड़ा सा कर्व हम इस तरह का बनाते हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं तो क्वांटिटी में आपका चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो प्राइस में क्या होगा, प्राइस में हमारे पास क्या होगा, प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा, डिमांड में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। दूसरा केस देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जो है लेस देन 1, है ना। हम लेस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। जब आप बात करेंगे लेस इलास्टिसिटी की तो आपका जो कर्व है वो ओरिजिन से ना स्टार्ट होके वो यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा एक्स एक्सेस पर, ठीक है। इस तरह का हमने कर्व देखा था। और ये हमारे पास प्राइस है, ये हमारे पास सप्लाई है, हमारे पास क्वांटिटी है। इस केस में क्या था, जो प्राइस में कम चेंज, प्राइस में आपका ज़्यादा चेंज होगा, प्राइस में आपका ज़्यादा चेंज होगा, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो सप्लाई है वो उतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी, सप्लाई उतनी ज़्यादा ना बढ़ेगी ना घटेगी, है ना। तो इसको स्टीपर कर्व हमने कहा था, है ना। तीसरा केस हमने एक देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हेन ग्रेटर देन 1, जब अधिक लोचदार हो, ठीक है। तो अधिक लोचदार में ये जो कर्व है ये आपको बहुत फ्लैटर देखने को मिलता है ना। ये स्टीपर है, ये बहुत फ्लैटर है। इसमें क्या होगा, डेल्टा पी, चूंकि हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए तो डेल्टा पी क्या होगा, वो डी से डिमांड से छोटा होगा, है ना। यहाँ पर आपको फ्लैटर कर्व मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हमें कर्व ड्रॉ करना हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, इस केस में क्या होगा, इसमें हमारा कर्व एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और इस तरीके का हमको कर्व देखने को मिलेगा। ये हमारे पास प्राइस हो गया, ये हमारे पास सप्लाई हो गई, ये हमारे पास क्वांटिटी हो गई, ठीक है। आई थिंक ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है। मैं केवल एक कंपैरिजन चार्ट बना रहा हूँ ताकि आपको दोबारा रिवीजन करना हो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो, ओके, ठीक। तो ये भी आई थिंक सभी को क्लियर हो गई, ठीक। इसके बाद अगर अगला हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास देखने को मिलता है ED इक्वल टू 0, है ना। बेलोचदार मांग या फिर लेस इन इलास्टिक जिसको हम कहते थे। इन इलास्टिक में क्या होगा, प्राइस कितना भी बढ़ता रहे डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो यहाँ पर इसमें हमें वर्टिकल कर्व देखने को मिलता था, क्वांटिटी हमारी उतनी ही रहेगी, प्राइस आप कितना भी चेंज करते रहिए। तो डेल्टा डी जो डिमांड है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा डी बराबर 0 होगा, मतलब चेंज इन डिमांड क्या होगी, 0 होगी। एक वर्टिकल कर्व देखने को मिल जाएगा। ऐसे आपने यहाँ पर देखा था लेस इलास्टिक इन इलास्टिक ऑफ सप्लाई जो केस था उसमें भी हमारा ऐसा ही केस था कि यहाँ पर डेल्टा पी डेल्टा क्यू बराबर जो है क्वांटिटी जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्वांटिटी सप्लाई नहीं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या है, 0 है। तो प्राइस आप कितना भी बढ़ाते रहिए सप्लाई पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आपको एक वर्टिकल कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बना लीजिए सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये बातें बिल्कुल ध्यान रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास चौथा था, फोर्थ वन। और पांचवा हमारे पास क्या था, जब मोर इलास्टिक डिमांड की हम बात करेंगे, ED इज ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1 तो हमने देख लिया। जब परफेक्टली इलास्टिक की बात करेंगे, पूर्णतया लोचदार मांग की बात करेंगे, तो होगा इनफाइनाइट, है ना। और यहाँ पर होगा हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। कि प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसमें बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा पी बराबर 0, 0 मतलब चेंज इन प्राइस लगभग 0 है, लेकिन जो चेंज है आपको वो बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे केस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या था, जब इसको हम इनफाइनाइट कर देते हैं, आइडियल केस है हालांकि ये, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपको केस देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा डेल्टा पी बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी इनफाइनाइट की तरफ चल रही, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक। तो सप्लाई में मैंने आपको बताया था, बस एक बात याद रखिएगा अच्छे से, केवल यूनिट इलास्टिसिटी सप्लाई जो है ओरिजिन से स्टार्ट होगी, अदरवाइज लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक या इन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक ये सभी जो है ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होंगे, इसमें कोई भी। बना लीजिए, देखिए सभी को इतना क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। फिर आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी की।
हाँ चलिए, आप लोग में से कुछ लोग कह रहे थे कि सर नोट्स जो है पीडीएफ डाल दिया करिए। भाई मैं कोई देखी थ्योरी तो लिख नहीं रहा हूँ। थ्योरी अगर मैं लिख नहीं रहा हूँ तो इसमें नोट्स का कोई मतलब नहीं। ये सारी चीज़ें तो आप साथ ही साथ कॉपी में नोट्स कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, कंसेप्ट आप समझ लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश क्या करिए, आप क्लास के बाद अपने आप खुद लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो आप अपना खुद का नोट्स जो है लिख लिया करिए। ठीक है, अब इसकी मैं पूरी थ्योरी लिखाऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप अपने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, जहाँ पर थ्योरी के नोट्स आएंगे, जहाँ थ्योरी की चीज़ें आएंगी, वहाँ में आपको नोट्स जो है पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आई थिंक लिख लिया सभी ने इतना। देखिए सभी ने लिख लिया। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ क्यू के इक्वल है। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है, क्योंकि जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड एक्चुअल मतलब आप क्या समझते हैं कि दैट हाउ मच क्वांटिटी दैट यू आर परचेजिंग, है ना। हाँ, साथ साथ लिख लेते हैं, यस दैट्स गुड। अगर आप डिमांड की बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, आप मांग का मतलब क्या समझते हैं। मांग इज सिंपली दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ क्वांटिटी और दैट यूनिट दैट यू आर परचेजिंग। अगर मैं ये अभी 5 पेन खरीद रहा हूँ और फिर मैं 10 पेन खरीद रहा हूँ, व्हेन आई परचेज मोर क्वांटिटी इट मीन्स कि डिमांड ज़्यादा है। तो आप क्वांटिटी को ऑलमोस्ट डिमांड की इक्विवेलेंट ही मान के चलते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम डिमांड पर ज़्यादा फोकस करते हैं और यहाँ पर इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, प्राइस पर। ये लॉ ऑफ सप्लाई जब हम बात करते हैं तो चेंज इन प्राइस बटे चेंज इन क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। क्योंकि अगर आप इन दोनों को सेम मान लोगे तो भाई प्राइस बढ़ने पर डिमांड गिरती है, लेकिन ये नियम क्या कहता है, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम सप्लाई के कंटेक्स्ट में देखते हैं। ऑल्दो जब हम समझते हैं तो डिमांड और क्वांटिटी को हम एक कंटेक्स्ट में समझते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप लॉ पढ़ते हैं, जब आप लॉ ऑफ सप्लाई या लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये डिमांड का लॉ है, इसमें जब आप प्राइस को बढ़ाएंगे तो डिमांड गिरेगी, है ना। अगर आप कह रहे हैं क्यू और डी बिल्कुल दोनों सेम होंगे तो फिर तो लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई आप फिर कैसे बनाओगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखिए, जो यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पर मैंने चेंज इन प्राइस और डिमांड यहाँ मेंशन कर दिया है, यहाँ पर चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी मेंशन कर दिया है। रिलेशन में भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी में होता है प्रोपोर्शनेट रिलेशन, है ना। दोनों में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों आपको प्रोपोर्शनल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये 1/d होता है। तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। प्राइस डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस, वहाँ पर क्या है, क्वांटिटी इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द प्राइस, यहाँ इनवर्स फंक्शन ऑफ द प्राइस। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस क्लियर है। देखिए इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आया हूँ, तो ठीक है, तो उन पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम 2 से 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकाला जाता है, दूसरा हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आपके सिलेबस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 केसेस हैं, इन तीनों केसेस को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। बहुत ही आसान है, हम लोगों ने इसको पढ़ भी रखा है। क्या है भाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा, कुछ फॉर्मूलों को दिमाग में बैठा के रखिएगा, इसके न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस के मूवमेंट होने पर किस तरीके से जो है डिमांड पर इंपैक्ट आएगा, प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड पर क्या असर पड़ता है, उस चीज को हम
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेजर करते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब मांग में लोच, है ना। अब वो इलास्टिसिटी जो है वो किस चीज़ की वजह से चेंज हो रही है, वो हम उसमें डिफरेंट अलग अलग वेरिएबल जो है वो डाल के यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी लिखिए कुछ मत, बोर्ड पर पहले देखिए, समझ में आ जाएगा, फिर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहला मेथड जो है जो निकालने का होता है वो उसको परसेंटेज मेथड, है ना, परसेंटेज मेथड, उसको परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं। प्रोपोर्शनेट मेथड या प्रोपोर्शन मेथड ना, प्रोपोर्शन मतलब उसी अनुपात में, कितना समानुपात में बढ़ रहा है। ये दोनों मेथड हालांकि सेम कहानी बताता है, ठीक है। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम निकालते हैं तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। अब इसको जो प्रोपोर्शनेट मेथड है या फिर जो परसेंटेज मेथड है, इसको प्रतिशत मेथड या परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, दूसरा आपको समझाने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए, जब कभी भी आप परसेंटेज निकालते हैं तो चेंज इन परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको इन्फ्लेशन में एक चेंज इन परसेंटेज आपको निकाल के बताया था। जैसे कोई चीज़ अगर 100 से बढ़ के, कोई चीज़ 100 से अगर बढ़ के 120 हो जाती है, तो मैं अगर आपसे पूछूं चेंज इन परसेंटेज कितना है, चेंज इन परसेंटेज कितना है, तो आप कैसे निकालते थे। ये हम मानते थे इनिशियल वैल्यू, ये हम मानते थे फाइनल वैल्यू। तो कैसे निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल इनटू 100। तो अगर मेरे को इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20। किससे बढ़ रहे हैं या किससे घट रहे हैं, तो इनिशियल वैल्यू, शुरुआती या प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, 100 मल्टीप्लाई बाई 100। इससे अगर आप निकालेंगे, है ना, तो ये आपको यहाँ पर 20% लेस सपोज इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा। तो ये 20% कैसे निकल के आया, जब आपने इसका चेंज निकाला। तो चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है ना, जब हम लोग जो है यहाँ पर निकालते हैं इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है जो है क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ चलिए, डी में लिख देता हूँ, हाँ चलिए, है ना। अगर आप डी लिखें पी लिखें, यहाँ कोई मैटर नहीं करेगा इस कंटेक्स्ट में, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। अब चलिए यहाँ पर जो है, अब अगर इसी तरह से ये फॉर्मूला मेरे को लिखना है, ये फॉर्मूला मेरे को लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर मेरे को फॉर्मूला लिखना है तो इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मेरे को डेल्टा डी, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब हमने क्या कहा था, परसेंटेज चेंज, क्या था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये परसेंटेज चेंज को अगर मेरे को लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पहले मैं आपको डिटेल में लिख देता हूँ, फिर फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। डेल्टा डी मेरे को निकालना है, तो डेल्टा डी कैसे निकलेगा, फाइनल वैल्यू को मैं मान लेता हूँ D2, D2 माइनस D1, है ना, D2 माइनस T1, है ना, D2 माइनस T1, ये मैंने लिखा, बटे में इसको कर देते हैं D1, है ना, बटे में इसको कर देते हैं D1। या फिर आप इसको ऐसे करिए, आसानी से समझने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि हमको जल्दी समझ में आ जाए। मैं लिख देता हूँ ऐसे, फाइनल मान लेते हैं D1, इनिशियल मान लेते हैं D0, D0 या D0 मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। D0 या D0 का मतलब क्या हुआ, ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, बटे में क्या था, इनिशियल, इनिशियल में क्या आ जाएगा, D0 वाली वैल्यू, ठीक, डिवाइडेड बाई, है ना, परसेंटेज निकाला है तो मल्टीप्लाई 100 भी होगा, ठीक है। चलिए भाई 100 भी कर दिया। तो ये असल में मैंने क्या लिखा अभी आपके लिए, ये मैंने लिखा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक। अब अगर मैं लिखना चाहूँ यहीं पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ, P1 मान लेते हैं, फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, P0 को मैं इनिशियल लिख दूँ, ठीक है, या सीधे P भी लिख दूँ तो मतलब आप समझ जाएंगे इनिशियल है, बटे इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब ये क्या फॉर्मूला आपका निकल के आया, ये फॉर्मूला निकल के आया परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ध्यान से देखिएगा इसको, फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगी, और ये मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है ना। देखिए ये निकल के आ गया। अब इसको मेरे को और डिटेल में कैलकुलेट करना है, तो अगर आप सिंपली देखें यहाँ से 100 100 कैंसिल हो जाएगा,
तो 100 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो बचेगा क्या है यहाँ पर, D1 माइनस D0 बटे D0, ठीक है, मल्टीप्लाई, जब ये वैल्यू जाएगी ऊपर तो ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर नीचे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, P0 बटा P1 माइनस P0, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, और 100 तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, D1 माइनस D0 बटा P1 माइनस P0 इज मल्टीप्लाई बाई P0 बटा D0, ठीक है, P0 बटा D0। ये बात इतनी सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए डिनोमिनेशन कुछ भी हो सकता है, कोई किसी बुक में आपको 1-2 मिलेगा, किसी में आपको 1-0 मिलेगा, किसी में ए बी लिख देगा, तो मानने को आप कुछ भी मान लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, D1 हमारा क्या है, D0 क्या है, D0 बराबर है इनिशियल डिमांड, इनिशियल डिमांड, इनिशियल डिमांड मतलब प्रारंभिक मांग है, ठीक है, इनिशियल डिमांड प्रारंभिक मांग। D1 हमारा क्या है, फाइनल डिमांड, फाइनल डिमांड, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है P0, है ना, तो P0 हमारा क्या है, ये है इनिशियल प्राइस, ये किसी चीज़ का क्या है, इनिशियल प्राइस, ये किसी चीज़ का क्या है, इनिशियल प्राइस, और P1 हमारा क्या है, फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस मतलब जो चेंज होने के बाद आया, फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस। वो अलग है, वो अलग फॉर्मूला है, वो अभी हम समझेंगे, वही तो मैं आपको आज बता रहा हूं। हम लोग अलग अलग मेथड से निकालते हैं। ये हमारे पास परसेंटेज मेथड है, जो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था D2 माइनस D1 बटा D1 प्लस D2, वो एवरेज मेथड होता है, उस फॉर्मूले को भी अभी हम देखते हैं, ठीक है, हाँ किया था ईडी के लिए, हाँ वो हमारा आर्क मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड कहते हैं उसको, उसको भी हम लोग यूज करते हैं, वो मेथड भी अभी हम देखेंगे, है ना। तो मैं तीनों मेथड जो भी आपके सिलेबस में एक साथ में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है वो इस कंसेप्ट पर देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन मैं लिखने को आपको सारे लिख दूंगा, सो दैट एग्जाम में कुछ भी पूछे हम हर तरह से तैयार रहें, ठीक है। तो पहला मेथड मैंने आपको बताया क्या है, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। दोनों मेथड में हमारा क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस परसेंटेज चेंज इन प्राइस या सॉरी परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इससे हम निकालते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही कि नहीं? इतनी बात सभी को क्लियर हो रही कि नहीं? ठीक है, चलिए एक मैं क्वेश्चन बोलूं, क्वेश्चन आप सभी लोग आई थिंक निकाल के मेरे को बता सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये ऐसे भी कोई यूनिट आप ले सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा इसको। चलिए हमको निकालना है प्रोपोर्शनेट मेथड से, जब कुछ नहीं लिखा प्रोपोर्शनेट मेथड या सीधे परसेंटेज मेथड हम लिखेंगे, ठीक है, परसेंटेज मेथड से हमें निकालना है। क्वेश्चन मेरा ये है कि किसी चीज़ का प्राइस मान लेते हैं 10 था, किसी भी चीज़ का प्राइस 10 है, परसेंटेज मेथड से निकालना है। किसी भी चीज़ का प्राइस 10 था तो उसकी क्वांटिटी जो डिमांडेड थी वो थी मान लेते हैं 30, और प्राइस अगर बढ़ के मान लेते हैं 10 से 20 हो गया तो इसकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो हो गई है मान लेते हैं 20, ठीक है। प्राइस है और ये हमारे पास क्वांटिटी या फिर आप इसको डिमांड समझ लीजिए, है ना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का प्राइस P है तो उसकी क्वांटिटी, प्राइस अगर P था, प्राइस अगर 10 था तो यहाँ पर क्वांटिटी थी कितनी, 30 थी, उसकी डिमांड कितनी थी, 30 थी, ठीक। प्राइस इसका बढ़ा दिया तो प्राइस इसका बढ़ा दिया तो देखिए इसकी क्वांटिटी या इसकी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। यहाँ पर हम लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। यहाँ हम फॉलो किसको कर रहे हैं भाई, लॉ ऑफ डिमांड को। आपसे पूछा गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, यहाँ पर आपको निकालना है सीधे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड से निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। निकाल सकते हैं, आई थिंक बहुत ही आसान है, सभी लोग निकाल सकते हैं इसको।
अभी आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है। चलिए फॉर्मूले को डायरेक्ट हम लगाने की कोशिश करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालना प्रोपोर्शनेट मेथड से, तो हमारे पास क्या होता है, हमें पहले चाहिए होता है चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस कितना है, फाइनल, ये हमारी देखिए, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है। तो प्राइस और क्वांटिटी में इनिशियल माइनस फाइनल हम निकाल लेते हैं। तो पहले क्वांटिटी या फिर डिमांड में हमारे पास क्या था फॉर्मूला, डेल्टा डी बटा डेल्टा पी, है ना। तो चलिए डेल्टा डी में क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 20, इनिशियल कितना है 30, तो कितना आ जाएगा, चेंज इन ऊपर -10 में इनिशियल वैल्यू कितनी है 30, तो -10 बटा 30 बटे में क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन प्राइस कितना है 20 - 10 कितना हो जाएगा 10 बटे में क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू 10, ठीक है। इससे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर मैं पूरा तरह से कैलकुलेट करना चाहूँ तो -10 बटा 30 लिख दूँ और मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। तो ये 10 बटा 10 तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू कट गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.33, है ना, 0.33 करके आपको वैल्यू मिल जाएगी। सही निकाला, 0.33, हाँ 1/3 या 0.33 देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हाँ चलिए एक कंसेप्ट और ध्यान रखिए हमेशा के लिए, कि नेगेटिव साइन को, जैसे शायद मैंने पहले भी आपको बताया था कि नेगेटिव साइन को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। नेगेटिव साइन इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है क्योंकि हमारा नेगेटिव स्लोप ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है हमारी जो ये जो नेगेटिव चीज़ है, ये जो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम हमेशा इग्नोर करेंगे। इस यूनिट को हम हमेशा मान के चलेंगे। हालांकि जब देखिए, जब थ्योरेटिकल में जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करके, कहीं न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करके थ्योरी में लिखने के लिए आता है तो ये माइनस साइन लिखा जाता है, ठीक है। दो बातें सुनिएगा ध्यान से, अगर कहीं भी आपको थ्योरी में न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करना है, जैसे मान लेते हैं क्लास 11 12 में आप पढ़ रहे होते, तो आपने कोई ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आया, तो वहाँ पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके ये माइनस साइन के साथ लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 0.33 लिख देंगे तो गलत माना जाएगा। हमें करना है ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व, तो ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व में आपको माइनस साइन ना देके हमेशा यूनिट देगा। यूनिट मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये जो नंबर की वैल्यू है एब्सोल्यूट, वो देगा, और उस एब्सोल्यूट नंबर की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये 0.33 है, 0.33 मतलब क्या हो गया, एक से कम आ रहा है, एक से कम आ रहा है, ये लेस देन 1 है, 0.33 है, लेस देन 1 है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये लेस इलास्टिक ऑफ डिमांड है, कम लोचदार मांग का एक प्रोडक्ट आपको दिखाएगा। ये बात इतनी समझ में आ रही कि नहीं। इसको हम लोग कह रहे हैं परसेंटेज मेथड से हमने क्या निकाला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने निकाला। बात सभी को क्लियर है कि नहीं। देखिए सभी को क्लियर है। पहला क्लियर है सभी को, कमेंट करिए हाँ सर क्लियर है। कहीं कुछ ना समझ आए तो बिल्कुल पूछिए दोबारा, कमेंट करिए कि हाँ सर समझ में आ गया अच्छे से, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सभी को, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है। पहला कंसेप्ट हम ये याद रखेंगे दिमाग में, ठीक है। क्या हमने समझा कि जो चेंज इन प्राइस है वो किस तरीके से निकाला जाता है, डेल्टा पी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल। परसेंटेज चेंज, देखिए परसेंटेज का मैंने आपको कंसेप्ट बताया, चेंज इन परसेंटेज क्या हो जाता है, वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए पहला मेथड सभी को क्लियर है। तो फर्स्ट मेथड दैट वी हैव अंडरस्टूड, पहला मेथड हमने क्या देखा, परसेंटेज मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड। हालांकि जब आप बुक्स में पढ़ते हैं तो इनको अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन दोनों सेम ही है, तो मैंने एक साथ लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो ये पहला हो गया। दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। दूसरा मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और इसको टोटल आउटले कहते हैं, टोटल आउटले। देखिए टोटल आउटले में बेसिकली हम क्या करते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। इसको कैसे लिखा जाता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है।
टी, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले। ध्यान से सुनिएगा क्या होगा, ठीक है। ये असल में क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली हमें पता क्या चलता है कि देखिए अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ा दिया गया तो आपको क्या लगता है लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या घटेगा? सीधी सी बात है, जब डिमांड जो है गिरती है तो इसका मतलब लोगों का एक्सपेंडिचर भी आपको गिरा हुआ देखने को मिलता है। तो अगर मेरे को ये ना पता हो कि पर्टिकुलर जो है क्वांटिटी बढ़ रही है या क्वांटिटी घट रही है, तब भी मैं केवल लोगों के एक्सपेंडिचर हैबिट से, लोगों के खर्चे की हैबिट से ये बता सकता हूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा चल रही है या कम चल रही है। फिर से सुनिएगा, हमें ये पता करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मांग है वो ज़्यादा चल रही है या कम चल रही है। एक तो तरीका मेरे पास क्या है, मैं ये देख लूँ कि लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, लोग किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट 10 खरीद रहे हैं, 20 खरीद रहे हैं, 50 खरीद रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट की यूनिट से, क्वांटिटी से, यूनिट से मेरे को पता चल जाए कि कौन कितना खरीद रहा है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा मेरे पास तरीका क्या हो सकता है कि मैं एक्सपेंडिचर पता कर लूँ। एक्सपेंडिचर जैसे मैं पहले 50 रुपये खर्च करता था, अब मैं 200 रुपये खर्च कर रहा हूँ। मैं 50 रुपये खर्च करता था, अब मैं 200 रुपये खर्च कर रहा हूँ। इट मीन्स मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ा है। जब मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ा है इट मीन्स मैंने बाजार में ज़्यादा डिमांड क्रिएट की होगी, और बाजार में ज़्यादा डिमांड मैंने क्रिएट की है, वो चीज़ वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा के, आपने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है प्राइस, और आपको दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस 5 पे 500 है एक्सपेंडिचर, और 6 पे है 420। देखता हूं कौन निकालेगा। निकालिए इसको, फटाफट सॉल्व करिए, दिमाग दौड़ाइए। देखिए क्वेश्चन हम हर तरह के कर लेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आपका गलत ना हो। बस थोड़ा सा आपको दिमाग ध्यान रखना, थोड़ा सा फॉर्मूला कैसे यूज़ करना वो आपको एक बार समझ में आ गया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस आपको दिया है, जब किसी चीज़ का प्राइस 5 था तो उसका एक्सपेंडिचर लोगों का था 500। जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ के 600, 5 से 6 रुपये हो गया तो एक्सपेंडिचर जो है घट गया, 420 रुपये हो गया। तो सीधी सी बात आपको पता है कि जब प्राइस सस्ता होता है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो देखिए खर्चे भी लोगों ने ज़्यादा किए हैं, 500 किए, तो इसका मतलब लोगों की डिमांड ज़्यादा है। जब प्राइस बढ़ गया तो सीधी सी बात है, प्राइस बढ़ने पर लोग कम डिमांड करते हैं, तो वहां पर देखिए लोगों का खर्चा भी कम हो गया, 500 से घट के 420 हो गया। तो इसका मतलब आपको साफ साफ ये दिखा रहा है कि हाँ, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता हुआ ये क्वेश्चन है, और इसीलिए पूछा गया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितना होगा, कौन कैलकुलेट करके बताएगा, फटाफट बताइए आंसर। मकसद ये नहीं है कि आंसर पता चले, क्वेश्चन ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक फॉर्मेट पता चल जाए कि हाँ इस तरीके के फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनता है। क्योंकि वो D2 माइनस D1 बटा D2 प्लस D1 वो फॉर्मूले जो है एसएससी के एग्जाम में बहुत बार आते रहते हैं क्वेश्चन, तो आप सारे कर लोगे, है ना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बताइए भाई, कमेंट सेक्शन में सभी लोग अपने आंसर लिखिए, लिखिए फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर। चलिए सब लोगों ने इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। ओके चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छा, अभी तक मेरे को आंसर आया है 100, 20, एक का आंसर है 1.5, तो इतने से लग रहा है कि 1.5 वाला सही होगा। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब लिखना बंद करिए, आपने निकाल लिया होगा, लिखना बंद करिए, ठीक है। आपको निकालना क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
आपको भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पता है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू या फिर डेल्टा डी कहते हैं, है ना। क्यू कहते हैं या डी कहते हैं, डिमांड कहते हैं या क्वांटिटी कहते हैं, तो डेल्टा डी बटा डेल्टा पी, है ना, प्राइस और डिमांड। ठीक, ये मेरा फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे पास प्राइस तो है, लेकिन मेरे पास क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड के बारे में मेरे को नहीं पता, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अपना फॉर्मूला ये है, यही तो हमें निकालना है। हमें डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस तो पता है, वी नो चेंज इन प्राइस 5 से 6 हो रहा है, ठीक है, ये हमें पता है। बट हमें क्वांटिटी डिमांडेड या फिर जो क्वांटिटी है उसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन हमें और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड को मैं सीधे क्यूडी लिख देता हूं, या डिमांड कितनी या क्वांटिटी कितनी, यही भी आपने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक। हमें क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए डी, और हमें प्राइस पता है, टोटल एक्सपेंडिचर पता है, तो सीधी सी बात है क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर बटा प्राइस। अगर मैं देखना चाहता हूं कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, एक्सपेंडिचर से प्राइस को डिवाइड कर दूं। भाई आसान भाषा में अगर कहूं कि टोटल मैंने 500 रुपए का पेन खरीदा है, एक पेन की कीमत 5 रुपए है, एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो मैंने टोटल कितनी पेन खरीदी, वही वाला सिंपल नियम है। 500 हमारी टोटल एक्सपेंडिचर है, 5 रुपए का प्राइस है, तो क्वांटिटी कितनी मैंने डिमांड की होगी, 5 बटा 500 बटा 5 टोटल एक्सपेंडिचर बटे टोटल प्राइस, तो 500 बटा 5 कितना हो गया, 100, क्वांटिटी ये हो गई, ठीक। और दूसरा क्या है, ये 420 है हमारी एक्सपेंडिचर बटा प्राइस कितना है 6 का, तो ये क्या हो गया 6 सत्ते 42, 70 रुपए, 70 क्वांटिटी हमने ये डिमांड की, ठीक है। तो ये हो गया 70, क्वांटिटी हमारी 100 थी पहले। देखिए जब प्राइस 5 था तो क्वांटिटी हम 100 खरीदते थे, अब प्राइस घट के बढ़ के 6 हो गया तो हमने क्वांटिटी कम खरीदी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड बराबर टोटल एक्सपेंडिचर, तो 100 गुणे 500 500 हो गया, और 7 6 और ये हो गया 420, ठीक। अब अपना काम बन सकता है, क्योंकि हमें इनिशियल क्वांटिटी पता है, इनिशियल प्राइस पता है, फाइनल क्वांटिटी पता है, फाइनल प्राइस पता है। अब इसको अपने फॉर्मूले में रख दिया जाए, ठीक। चलिए फॉर्मूले में रखते हैं। कैसे हमारा निकलता है डेल्टा डी या क्वांटिटी, क्या होता है चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, ये हमारी हो गई -30, है ना। क्या होगा D2 माइनस T1 या फिर Q2 माइनस Q1 क्या कर देंगे, -30 बटा इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कितनी है 100, ठीक, डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1, है ना, तो 6 से 5 हो गया, तो डिफरेंस कितना है 1 का, बटे में क्या होगा इनिशियल कितना है 5, ठीक। अब इसी को हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस को इधर साइड कर देते हैं, तो 30 बटा 100 और ये बटा हो जाएगा 5 बटा 1, ठीक है। तो इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 3 बटा 2 आ रहा, 3 बटा 2 का मतलब हो गया 1.5, है ना। -7 में लगा के लिखते हैं, लेकिन माइनस को हम इग्नोर कर देंगे जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। माइनस बस ये दिखा रहा है कि हाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लॉ फॉलो हो रहा है, नेगेटिव स्लोप कर्व बन रहा, लेकिन ये यूनिट में मेरी वैल्यू कितनी आई है 1.5, तो ये हमारी क्या है मोर इलास्टिक डिमांड, डिग्री क्या है इसकी मोर इलास्टिक, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है मोर इलास्टिक। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बन सकता है, ठीक है। कि अगर हमें एक्सपेंडिचर पता है, अगर हमें टोटल एक्सपेंडिचर पता है ना, तो उससे हम किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। ये केवल जो है यादव जी हैं, बस उनका सही है, मिस्टर यस यादव, बाकी सबका गलत है। अंकित ने भी जवाब बताया, पिंकी ने भी, राहुल ने भी, बाकी सबका इनकरेक्ट है। आगे समझ में कैसे निकाला जा रहा है, देखिए आपको पता सब कुछ था, फॉर्मूला पता था, मैंने आपको बताया भी था कि 2 जो फॉर्मूले हमने लिए हैं उन फॉर्मूले का हमें यूज करके निकालना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कैसे यूज किया, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड। तो हमने पहला पढ़ा, आ गया सभी को अच्छे से समझ में। अब मैं ऐसे नंबर बदलता रहूँगा, आप सॉल्व करते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट, एक न्यूमेरिकल से आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए।
क्या कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा कि अगर हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस जितना है और जितनी क्वांटिटी मैंने खरीदी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मेरा खर्चा पता चल जाता है। मेरे को अगर प्राइस निकालना है तो हमने क्या किया, हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है उसको हमने निकाल लिया अपने एक्सपेंडिचर से, ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। मान लेते हैं आपसे एक, चलिए इसी क्वेश्चन को और सोचते हैं कैसे पूछ सकता था। इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लेते हैं यही क्वेश्चन आपको दिया होता है कि उसने आपको क्वांटिटी दे दी है, उसने आपको प्राइस दे दिया है, आपसे उसने पूछा कि टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा इनिशियल लेवल पर, या पूछ ले फाइनल लेवल पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो अगर उसने इनिशियल लेवल पर टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है तो 100 गुणे 5 कितना हो गया, 500। इनिशियल लेवल, अगर फाइनल के बाद अगर आपका फाइनल लेवल पर पूछा है तो यहां से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, इनिशियल पूछा तो यहां से निकाल देंगे, ठीक। तो टोटल एक्सपेंडिचर भी पूछा तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कोई वेरिएबल है नहीं तो और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। आपको यहाँ पर पीवी पूछ सकता है, यहाँ पर प्राइस पूछ सकता है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए इतना सभी ने लिख लिया ना, इतना सभी ने लिख लिया, कमेंट करिए कि हाँ सर लिख लिया। इतना सभी ने लिख लिया है ना, लिख लिया। चलिए मैं आपको एक समझाने के लिए क्वेश्चन में जस्ट ऐसे ही हाइपोथेटिकल फ्रेम कर रहा हूं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूं, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं। ईडी बराबर 2 है। किसी चीज का प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस 5 रुपए था, क्वांटिटी इसकी 100 थी। अब प्राइस कितना कर दिया जाए कि क्वांटिटी घट के 70 हो जाए, तो आपको प्राइस निकालना है P2 का। निकाल सकते हैं आराम से, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो इसको भी निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आइडेंटिफाई करिए कितनी होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दी है 2, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी है आपको 2, निकाल सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दी हुई है 2, आपको ये फाइनल प्राइस ये निकालना है, ये प्राइस निकालना है ना, कि अगर क्वांटिटी घट के 70 हो गई है तो प्राइस कितना किया गया होगा, इसका प्राइस इसका कितना बढ़ के हुआ, बढ़ाया कितना गया होगा, ये आपको निकालना है। ओके दैट्स गुड वन भूपेंद्र। हाँ पिछली क्लासेस अच्छे से कवर कर लिया, दैट्स ग्रेट। तो आपको आगे की क्लासेस अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए निकाल लेते हैं इसको, कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ सब लोग बिल्कुल कैलकुलेट करोगे। हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है डेल्टा डी बटा डेल्टा पी, है ना। डेल्टा डी को हम क्यू की भी तरह कर सकते हैं, तो क्यू क्या होता है, Q2 माइनस Q1, 70 माइनस, है ना, कितना लिख दूं मैं, चलिए मैं पूरा लिख ही देता हूँ, 70 माइनस 100 बटा इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी है 100, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P2 माइनस P1। P2 को जगह हम इसको कर लेते, इसको मान लेते x हमें निकालना है ना। तो P2 माइनस P1 x माइनस 5 बटा हमारे पास क्या है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी है ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल,
है ना। तो ये हमें निकालना है। ईडी की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर 2 बराबर क्या हो जाएगा, -30/100 -30/100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x - 5 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो इसको अगर लिखना चाहें तो इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 = हो जाएगा -3/10 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5/x - 5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 5 2 से 10 हो गया, ठीक है। और इसको अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 2 इन ब्रैकेट x - 5, 2 क्यों, इसको 4 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, ठीक है। तो 4 और x - 5 = -3, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4x - 20, ठीक है, बराबर हो जाएगा -3। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 20 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 17, 18 19 20, x बराबर कितना हो जाएगा 17/4। तो इसको वैल्यू अगर कैलकुलेट करें 4 पॉइंट, ठीक है, 4.5 नहीं 4.2 है ना, 4.2, 4.2 है ना, 4.25 प्राइस कितना जाएगा 4.25, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपको मैथ्स नहीं पढ़ाना है ना, आपको क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया सो थिंग्स विल बी इजी, है ना। हम कोई मैथ्स नहीं पढ़ रहे, मैथ्स तो आप यार अलग से पढ़ते ही हो, ठीक है। तो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, बट द पॉइंट इज दैट न्यूमेरिकल अगर पूछा गया तो थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा, आपको जरूर आंसर मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ओके। सो हमने दो मेथड देख लिए यहाँ पर। हमने देखा एक प्राइस मेथड देखा, परसेंटेज मेथड देखा, है ना, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड देखा। दूसरा हमने जो है एक्सपेंडिचर मेथड देखा, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले, आउटले कहें या टोटल खर्चा कहें, कुल व्यय कहें, कुल एक्सपेंडिचर कहें, दोनों मतलब सेम है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। भाई देखिए सभी लोगों को क्लियर है, कमेंट कर दिया करिए ताकि मेरे को समझ में आए कि हाँ भाई समझ में आ रहा सभी को। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं। क्लियर है, ठीक है भाई, कमेंट कर दीजिए सभी लोग, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, आर के इलास्टिसिटी और एवरेज इलास्टिसिटी। आर के इलास्टिसिटी या एवरेज इलास्टिसिटी, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आर की इलास्टिसिटी ये तो मैंने आपको बताया भी था। आर्क इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब आपको निकालनी हो तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला तो आई थिंक हमने डिस्कस भी किया था। अब देखिए थोड़ा सा इसका टेक्निकल एस्पेक्ट समझ लीजिए क्या है ना। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है उतनी डिटेल में जाना नहीं है ना, उतनी डिटेल में हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी नहीं है ना, हमारे सिलेबस में है। कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। देखिए जब हम जो है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं
तो लॉ ऑफ डिमांड में दो चीज़ें केस कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। वो कुछ केसेस हम आगे देखेंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हम लोग शिफ्टिंग देखेंगे, बट अभी आप ऐसे समझिएगा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितना भी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, हम सभी लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था, एक लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन मतलब ये एक सिंगल लाइन है, इसमें प्राइस पी ले लिया, प्राइस पी से बढ़ के P1 हो गया, क्वांटिटी Q से घट के Q1 हो गई, ये Q से Q1 हो गई, ये प्राइस P से P1 हो गया, ठीक है। इस तरीके के जितने भी लीनियर इक्वेशन वाले जो ग्राफ होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड का यूज़ कर लेते हैं, है ना। उसमें हम परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड का यूज़ करते हैं जितने लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ग्राफ ऐसा बना हुआ है, अगर मान लेते हैं डिमांड का कर्व ऐसा है ना, क्योंकि आपकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है, तो ग्राफ ऐसा भी तो प्लॉट हो सकता है, ठीक है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि भाई डिमांड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ऐसा कहीं फिक्स थोड़ी है। तो अगर इनलीनियर ग्राफ है, ये आपका क्या है, लीनियर ग्राफ है, ये इनलीनियर है। इनलीनियर ग्राफ मतलब एक लाइन में ग्राफ नहीं है। तो इस तरीके के ग्राफ को निकालने के लिए यहां पर जो है कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए यूज होता है भाई ज्योमेट्रिक मेथड। इसके लिए यूज होता है जियोमेट्रिक मेथड। मैं केवल आपको बता दे रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिक मेथड का यूज करते हैं, है ना। तो ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ रखी हो तो यहाँ पर क्या करते हैं, फिर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर एक पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो उसमें जो लोअर पोर्शन है, जो लोअर पोर्शन ऑफ टेंजेंट है, लोअर टेंजेंट को, इसको लिखते हैं एलयू से, लोअर टेंजेंट को जो है डिवाइड कर देते हैं अपर टेंजेंट से, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं, जो टी यू है, लोअर टी एल, जो लोअर टेंजेंट है, टी एल जो लोअर टेंजेंट है, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, अपर टेंजेंट से, टी यू से, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर इसको निकालती हैं तो टी एल डिवाइडेड बाई टी यू, लोअर टेंजेंट बटा अपर टेंजेंट होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को जब हम डिटेल में लिखते हैं तो यहाँ पर d2 माइनस डी1 करके जब सारा फॉर्मूला निकालते हैं, तो ये जो एवरेज वाला हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि d2 माइनस डी1 बटा d2 प्लस डी1 डिवाइडेड बाई p2 माइनस p1 बटा p1 प्लस p2, ये फॉर्मूला तब निकलता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला निकल के कैसे आया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये फॉर्मूला तब निकल के आता है और तब इसका यूज करते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन में जनरली इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन में लिख कर आ जाए कि जो है आर्क इलास्टिसिटी, आर्क क्यों कह रहे हैं, आर्क, ये देखिए आपको ये ऐसा कर्व देखने को मिल रहा है, ये आर्क है ना। आर्क इलास्टिसिटी या इन लीनियर इलास्टिसिटी, या फिर अगर पूछ ले एवरेज इलास्टिसिटी, अगर इस तरह का कोई वर्ड लिख देता है पेपर में तो आप सीधे चुपचाप ये फॉर्मूला चिपका दीजिएगा, d2 माइनस डी1 बटा d2 प्लस डी1 डिवाइड बाई p2 माइनस p1 बटा p2 प्लस p1। अगर ये ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप चुपचाप क्या करिएगा, ये जो हमने एवरेज इलास्टिसिटी या परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, आप सीधे प्रोपोर्शनेट या फिर जो परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका फॉर्मूला यूज़ करिएगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा हम परसेंटेज चेंज में ज़्यादा डेटा मेजर किया जाता है, ठीक है। अब बाकी उसको जिससे निकलवाना होगा, जिस मेथड से निकलवाना होगा, उसका वो नाम लिख के दे देगा, ठीक। इनकम मेथड भी है, इनकम मेथड पर अभी हम आएंगे, है ना, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये आपको देखिए क्लियर है कि नहीं। हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ेंगे और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ेंगे। पहले ये बताइए मेरे को, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं सभी को? देखिए क्लियर है तो कमेंट करिए, हाँ सर समझ में आ रहा। देखिए ठीक है, सभी को आ गया समझ में? ओके, ठीक है, चलिए।
तो ये हमने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो अभी हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 मेथड्स हमने देख लिए, है ना। इसमें हम लोगों ने देखा आपका एक जो है पहला केस हमने देखा प्रोपोर्शनेट मेथड, या उसी को परसेंटेज मेथड की तरह हम कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि एक्सपेंडिचर मेथड, है ना, या टोटल आउटले मेथड हमने उसको कह दिया। और फिर तीसरा हमने देखा जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, जिसमें हम इन लीनियर इक्वेशंस के लिए जो है एवरेज इलास्टिसिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, और उस कंसेप्ट को हम लोग जो है वहाँ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों केसेस आई थिंक आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट और हम लोग समझते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, ये दूसरा कंसेप्ट है, देखिएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग में आय लोच, है ना। इनकम चेंज होने की वजह से कितना फर्क पड़ेगा डिमांड में, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई आई से, और इसको लिखने का तरीका होता है डेल्टा क्यू या डेल्टा डी आप लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, है ना। ये असल में चेंज इन इनकम को दिखाता है, ठीक है। मतलब समझिएगा क्या है, मेरी अगर इनकम चेंज होती है, मेरी आय बदलती है, तो उसका डिमांड पर कितना इंपैक्ट आ रहा, उससे क्वांटिटी पर कितना इंपैक्ट आ रहा। तो सीधी सी बात है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, बाजार में ज़्यादा डिमांड क्रिएट करते हैं, और जब आपकी इनकम घटती है तो आप बाजार में कम डिमांड करते हैं। तो कई बार मार्केट में जब हम नेशनल इनकम वगैरह कैलकुलेट करते हैं, राष्ट्रीय आय वगैरह हम पढ़ेंगे, जीडीपी जीएनपी वगैरह क्या होता है, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो किस टाइप के प्रोडक्ट पर कितना बर्डन पड़ रहा है, उसको कई बार हम एनालिसिस करने के लिए लोगों की इनकम को हम यूज़ करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, कि इनकम इलास्टिसिटी देखते हैं कि आय से कितना ज़्यादा संबंध है डिमांड का। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे देश में अगर बात किया जाए तो जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, है ना, जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, फूड आइटम्स हैं, है ना, खाने पीने की रोज़मर्रा की जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, इनकम जो है वो वहाँ पर हम लोगों की, है ना, इनकम वहाँ पर जो होती है हम लोगों की, वो आय जो हमारी होती है, वो आय के हिसाब से वहाँ पर काम चलता रहता है ना। जब आय हमारी बढ़ती है तो हम उसको खरीदते हैं, आय अगर घट भी गई तो आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते रहते हैं, ठीक है। जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो बहुत ज़्यादा नेसेसिटी गुड्स हैं, उन पर तो बहुत ज़्यादा आय का असर नहीं पड़ता। आय कम भी है तब भी खरीदते हैं, और आय थोड़ी ज़्यादा है तब भी उसको खरीदते रहते हैं। बट जितने जो है लग्जरियस आइटम्स होते हैं, जितनी आरामदायक वस्तुएं होती हैं या विलासिता की वस्तुएं होती हैं, उनमें आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों की जब आय बढ़ती है तो उसमें आपको डिमांड ज़्यादा देखने को मिलती है, और जब उनका प्राइस, जब जब लोगों की जो है इनकम कम हो जाती है तो उनकी डिमांड भी आपको कम देखने को मिलती है। अब मैं प्राइस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किस पे बात कर रहा हूँ, इनकम की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एसी है, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, या बाइक वगैरह है, कार वगैरह है। देखिए हमारे देश में आज से 10 से 15 20 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर आप देखें तो बहुत कम ही लोगों के घर में आपको फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कार है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे देश की जीडीपी बढ़ी, हमारे देश में लोगों की आय बढ़ना शुरू हो गई, लोगों की इनकम बढ़ी। लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोगों की खर्चे करने की क्षमता, लोगों की जो एक्सपेंडिचर है, स्पेंडिंग पावर, वो भी बढ़ती है, लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। तो जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ी है, आज आप देखोगे, आज आप सड़क पर देखोगे तो लगभग सभी के पास बाइक है, काफ़ी लोग कार जो है चला रहे हैं, कार की भी संख्या आपको बहुत देखने को मिलेगी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब घरों के लिए बहुत कॉमन सी बात हो गई, लगभग सभी घरों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या दिखाता है, हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इनकम बढ़ने पर या इनकम चेंज होने पर परसेंटेज चेंज इन इनकम किस तरीके से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी पर इंपैक्ट डालता है ना। हाँ, ये प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है कि जब इनकम बढ़ती है तो वहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा, तो वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है वो चीज़ वहाँ पर आपको दिखाएगा, ठीक। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखना चाहूँ, अब देखिए अब आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया है, फिर वही सारा कहानी फिर से रिपीट करना है। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम मेरे को निकालना है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल,
बटे में क्या होगा, इनिशियल। ऐसे आपको इनकम परसेंटेज चेंज इन इनकम निकालना है तो क्या हो जाएगा, फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इनकम। ठीक, तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, D1 माइनस डी नॉट बटे डी नॉट मल्टीप्लाई बाई वाई नॉट बटे Y1 माइनस वाई नॉट। ठीक है, Y1 माइनस वाई नॉट। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही परसेंटेज चेंज यार, एक बार कंसेप्ट आपको समझ आ गया सो द थिंग इज सेम। ठीक, अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए कई बुक्स में लिखा रहता है कि D1 माइनस D2 को चेंज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर चेंज इन डिमांड बटा चेंज इन ये डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई इनिशियल इनकम बटा इनिशियल डिमांड या क्वांटिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेल्टा डी बराबर क्या है, डेल्टा डी क्या है, D2 माइनस D1, बस बटा नहीं, बटे में कुछ नहीं, बटा वाला हमने यहाँ लिख दिया है। और ये क्या है, डेल्टा वाई क्या है, Y2 माइनस Y1। ये क्या दिखा रहा है, चेंज इन इनकम, Y2 नहीं, हम लोग D1 जीरो मान रहे हैं, D1 माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। और ये हमारे पास क्या है, Y1 माइनस वाई नॉट। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, चेंज डिफरेंस, है ना। चाहे आप ये ध्यान रखिए चाहे ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये दोनों ये मत कहिएगा कि सर ये तो यही है, इसकी जगह EI लिख दें कट जाएगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। या तो इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो यही लिख लीजिएगा, ये डिटेल में है। एक्यूरेट नहीं निकलता, ये सब जो है डेटा जो है आपके नॉर्मलाइज होते हैं, नॉर्मलाइज डेटा होते हैं, कभी भी एक्यूरेट नहीं होते हैं, है ना। यहाँ से आपको हमेशा नॉर्मल पिक्चर देखने को मिलेगी, एक्यूरेट डेटा, एग्जैक्ट पिक्चर वी कांट गेट, है ना। ये सब अप्रॉक्सीमेट एजम्पशन बेसिस पर, प्रेडिक्शन बेसिस पर और मल्टीपल डेटास कलेक्ट करके उनके बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो वो केस आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाहे डी से चाहे क्यू से रिप्रेजेंट करिए क्वांटिटी मतलब डिमांडेड। ये आप कंफ्यूज हो कि किसी बुक में अगर यहाँ क्यू लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो जाए, नहीं भाई, डी लिखिए क्यू लिखिए, बट जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो उस बात को ध्यान रखिए, जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं तो उस बात को ध्यान रखिए। देखिए समझ में आ रहा है। अब इसमें भी वही यार, कोई भी फॉर्मूला इसमें कुछ भी इनकम वगैरह देके आपसे फॉर्मूला पूछ ले कि किसी व्यक्ति की इनकम 100 रुपये थी, किसी पहले व्यक्ति की इनकम 100 रुपये थी, अब उसकी इनकम 200 रुपये हो गई, तो पहले वो कोई चीज़ 10 यूनिट खरीदता था, अब वही जो है वो यूनिट 20 यूनिट खरीदने लगा है, अब इलास्टिसिटी ऑफ इनकम बताओ कितनी होगी। तो वही बात है, इनकम आपको पता है ना, और आपको जो है क्वांटिटी डिमांडेड पता है, तो P2 माइनस P1, है ना, ये आपका फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस हो गया 10/10, और फिर ये आपका जो इनकम है उसमें आप डिवाइड कर देंगे, तो चेंज कितना हो गया 10/100 गुणे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपल, आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि अब हमें करना क्या है। इतनी बात सभी को क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए। कोई नहीं, घर पे आराम से रिलैक्स होके कुछ, है ना, प्रैक्टिस करिएगा, कुछ अपना लिखिएगा, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, सो विल सी यू टुमारो। ठीक है, तो कल सुबह जो है, कल हम लोग सुबह जो है सेशन में मिलेंगे, और कल सुबह जो है मैं सेशन आपका 10 बजे का रखता हूँ। ठीक है, 10 बजे बिल्कुल सुबह सेशन में मिलेंगे, है ना। यस, 10 बजे है, अगर थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हुआ तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 10 बजे सुबह हम लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।